पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया है पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में। ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल में 2 लेक्चर रिकॉर्ड हुए, 2 लेक्चर आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में 1 से लेकर 25 तक और दूसरे लेक्चर में 26 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। और आज हम लोग 60 के बाद से 61 से लेकर 90 तक करने वाले हैं। 90 तक है ना, टोटल 90 तक करने वाले हैं और आज इस चैप्टर का पूरा तरह से खात्मा हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे सभी लोग गौर करेंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 61 जो दिया है एक तरह का छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग अलग से करते हैं, तो इसको गोल घेर दीजिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बना तो ठीक, अदरवाइज हम बोर्ड पर बनवाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 61 के बाद आ जाइए 62 पर। और 62 जरा गौर से देखेंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मजे की बात यह है कि जब हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जब कर लिए हैं इसका, इस चैप्टर का मतलब 60 तक जो क्वेश्चन बना लिए हैं, अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। समझ गए बात? तो बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म एट, यानी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। हाँ बाबू, अरे सिंपल सी बात पूछा है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट उसको कितना % मिलेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो 6%। बोलने से पहले ध्यान रहे, क्वेश्चन में ये बात लिखा होना चाहिए कि एग्रीमेंट नहीं बना है। समझ गए बात? तो वही क्वेश्चन पूछा है कि अगर एग्रीमेंट ना बना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % होगा बाबू? 6%। किसके अनुसार? सेक्शन 13 के अनुसार। समझ गए बात? सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात? आगे बढ़े बाबू, क्वेश्चन नंबर 63 पे ध्यान दे। कहता है कि साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर, पढ़ाए थे ना जी, अस्थायी और परिवर्तनशील, 2 तरह का पढ़ाए थे ना, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कहता है साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? Which accounts are opened when the capital are fixed? बाबू बताए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि अगर कैपिटल फिक्स रहता है तो 2 ठो कौन कौन सा अकाउंट खोला जाता है? पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है ओनली कैपिटल अकाउंट, नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी कहता है ओनली करंट अकाउंट, नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी लायबिलिटी अकाउंट, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी कैपिटल एंड करंट अकाउंट, सही है बाबू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कहता है साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू। हाँ बाबू, ध्यान रहे। डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैंने बताया था कि जब डेबिट पूछेगा तो क्या ध्यान देना है, मतलब डेबिट क्रेडिट पूछेगा तो 2 चीजों को ध्यान देना है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान देंगे। फॉर्मेट अगर आपको याद है अच्छे से, फॉर्मेट अगर आपने अच्छे से सीखा है तो ये डेबिट क्रेडिट वाले आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन में बहुत सारे लड़के गलत मार के आते हैं। जैसे आपको याद होगा यहाँ पर पूछा है पार्टनर्स ड्रॉइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, तो आप डेबिट क्रेडिट भूल जाइए। पहले ये देखिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग को सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ दिखाते थे? क्रेडिट साइड में। समझ गए बात? और वही क्रेडिट साइड वाला आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखता है? डेबिट साइड में। अब ये जब जगह क्लियर हो गया दोनों, तो अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेबिटेड पूछा है ना, तो डेबिट में कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसको टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। समझ गए बात? अगर यही डेबिट की जगह पर क्रेडिट पूछा होता, तो आंसर क्या होता हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाबू कंफ्यूज नहीं होना है, सेम सवाल डेबिट या क्रेडिट बदल के पूछ देगा। समझ के बाद गलती करके आ जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आइटम के बारे में पहले खुद एनालाइज कर लेना है कि आइटम कहाँ दिखता है और फिर देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अनुसार आंसर दे देना है। समझ में आया क्या? बोलो ना, समझ में आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 पढ़े। कहता है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज। हाँ बाबू, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? सिंपल सी बात है कि जब कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है, तो उस ड्रॉइंग पर उस पार्टनर को क्या करना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो फर्म को ब्याज मिलता है ना, और फर्म को ब्याज मिलता है तो फर्म के लिए क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा, गेन्स माना जाएगा। समझ गए बात? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है एक्सपेंस,
ऑप्शन नंबर बी कहता है इनकम, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉस, या ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा बाबू? किसका किताब है ये किताब किसका है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? क्या टिक्की हो? 2-3 दिन से हम देख रहे हैं इसका दिमाग खिसक गया है। पहले ठीक ठाक से पढ़ा करती थी, क्या दिक्कत आ रहा है जी? चलो क्लास के बाद बात करते हैं इसके विषय में। भाई क्या दिक्कत आ रहा है? ठीक ठाक से पढ़ने वाली लड़की का आंसर गलत क्यों हो रहा है? इस क्लासरूम में 2-4 लोग ही हैं जो ईमानदारी से ढंग से पढ़ते हैं। ढंग से पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि बाबू जितना काम बोला जाता है करके लाते हैं, बस कुछ और नहीं। ढंग से पढ़ने का मतलब ही नहीं होता है कि आप कुछ बहुत रॉकेट साइंस पढ़ते हैं। सिंपल सी बात, जो पढ़ाया गया वो रिवीजन करते हैं और जितना होमवर्क दिया वो करके लाते हैं, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इतना अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो विश्वास मानिए आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आपके टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन यही बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैंने समझाया था क्लास जब 12th का शुरू किए थे तभी समझाए थे कि 5 इंपॉर्टेंट बात समझाए थे ना। अगर ईमानदारी से आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। 5 कौन सा काम था याद है क्या? रेगुलर क्लास, दूसरा रेगुलर क्लास के बाद कॉपी अच्छे से मेंटेन करना है, मतलब अटेंटिव होकर के कॉपी अच्छे से बनाना है। तीसरा रिवीजन करना है, होमवर्क दिया जाए उसको बनाना है, और 5वां टेस्ट हो तो उसको टेस्ट में जरूर आना है। समझ गए बात? ये 5 काम ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो आपके टक्कर में कोई नहीं है, ये विश्वास मानिए। चलिए, अगर कहीं भी किसी में कुछ दिक्कत आ रही है बाबू तो आप जरूर हमसे बताएं कि सर यहाँ कोई दिक्कत आ रही है। मैं जहां तक हो पाएगा प्रयास करूंगा उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 65 तो हो गया। 65 का आंसर क्या होगा बाबू? इनकम, ऑप्शन नंबर बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। चलिए 66 पे आ जाइए। और आप देख रहे हैं एक बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो क्वेश्चन है 65, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है? कई बार पूछा है, लगातार आगे भी पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। लिखा है साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज चार्ज टू। हाँ जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां दिखाते हैं? कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां दिखाते हैं जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 67 पर, जो साझेदारी फर्म के प्रबंध में भाग लेता है उसे कहते हैं द पार्टनर हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। हाँ बाबू, अरे सिंपल सी बात, जो पार्टनर फर्म का मैनेजमेंट करता है उसको कौन सा पार्टनर हम लोग बोलेंगे? निष्क्रिय साझेदार, इनएक्टिव पार्टनर। अरे भाई इनएक्टिव कैसे बोलेंगे? वो निष्क्रिय कैसे? वो कुछ काम कर रहा है ना, तो निष्क्रिय कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर। यस सर, वो एक्टिव है, मैंने काम करता है मतलब एक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी न्यू पार्टनर, नया पार्टनर। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 68 पर। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में शामिल होते हैं। साझेदारी संलेख के विषय वस्तु में शामिल होते हैं। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स। चलिए बताइए, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखते हैं? पहला नंबर ऑप्शन, नेम ऑफ द फर्म लिखा जाता है क्या? क्या फर्म का नाम लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी नेम ऑफ द बिजनेस, क्या बिजनेस का नाम लिखते हैं? क्या एड्रेस ऑफ बिजनेस लिखते हैं? यस सर, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी लिखते हैं। चलिए टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी पर। और मजे की बात की ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 के बाद 69 पे। कहता है साझेदार के अधिकार में शामिल नहीं है राइट ऑफ पार्टनर डू नॉट इंक्लूड। हाँ बाबू, राइट कौन सा नहीं है? राइट पढ़ाए थे ना, राइट ऑफ पार्टनर्स पढ़ाए थे ना। राइट कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए
राइट टू रिटायर, क्या उसके पास अधिकार नहीं है रिटायर होने का? है अधिकार। क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या उसके पास प्रॉफिट लेने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, क्या उसके पास राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, क्या उसको व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार नहीं है क्या? है सर। यानी ऑप्शन नंबर डी, राइट टू डिसोल्यूशन, यानी समापन करने का अधिकार नहीं है। एक पार्टनर चाहे तो फर्म को बंद नहीं कर सकता है सर, सबकी सहमति होनी चाहिए। समझ के बात? यानी ऑप्शन नंबर डी जो है समापन का अधिकार, ये हम लोग अधिकार में पढ़े भी नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टिक कर लीजिए। आ जाइए 70 नंबर, 70 नंबर। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। गोला घेर लीजिए, बना के लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 71, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। पढ़े क्या बाबू? पीछे 71 नंबर क्वेश्चन पढ़े क्या? कहता है कि एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर, इसी साल आया था 2024 में, पिछले साल। चलिए बताइए, फीचर पढ़ाए थे क्या? फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर ए, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। यस सर। ऑप्शन नंबर बी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो होना चाहिए। यस सर। ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। डेफिनेशन में उठा के लिख दिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 72 पर आ जाइए। 72 पढ़े क्या? कहता है यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? हमारा वो एवरेज मंथ पूछा। एवरेज मंथ जल्दी बताएंगे। एवरेज मंथ बराबर मंथ लेफ्ट आफ्टर प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला तो याद है, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हर महीने के शुरुआत में निकाला जाता है तो एवरेज मंथ क्या होगा? तो मान लेते हैं कि साल हमारा कैलेंडर ईयर है। कौन सा साल है? मान लेते हैं कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च दिसंबर को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को होता है खत्म। समझ गए बात? अब ध्यान देंगे कि अगर हर महीना के शुरू में निकाला जाता है तो पहला बार ड्राइंग कब किया गया होगा? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद साल में कितने महीने बचे? पूरा 12 महीने। प्लस आखिरी बार ड्राइंग कब किया गया होगा? दिसंबर में। और दिसंबर में शुरू में कि लास्ट में? हर महीने के शुरू में निकालता है ना, तो दिसंबर के भी शुरू में। तो दिसंबर के शुरू में अगर निकालता है तो बताएंगे लास्ट में दिसंबर के शुरुआत में अगर निकाला तो कितना महीना बचा? 1 महीना बचा। डिवाइड बाई 2 कितना हुआ बाबू? ये 13/2 का मतलब 6.5 मंथ। हमारा क्या निकल के आ गया? एवरेज मंथ निकल के आ गया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? चलिए ऑप्शन कौन सा सही है बाबू? ऑप्शन नंबर डी। 72 पढ़ रहे हैं ना? 72 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। फिर से अगेन वही क्वेश्चन। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 कहता है एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज? मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है बाबू? डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि अगर कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछेगा और वो भी फिक्स मेथड से पूछेगा तो उसका आंसर केवल क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग से पूछेगा तो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर करंट अकाउंट के बारे में पूछेगा तो करंट अकाउंट में भी दोनों हो सकता है। अच्छे से हम लोग सीखे भी थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके आधार पर बनाए थे ना जी? तो चलिए इसका आंसर बताइए। 73 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अरे बोलो ना, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं क्या? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। कहता है साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। बताओगे क्या? पूछा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। बताओगे क्रेडिट में क्या लिखते हैं बाबू? ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट में लिखते हैं क्या? देखो कल भी मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने ये समझाया था कि डेबिट क्रेडिट जब भी पूछेगा तो आप लोग मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखेंगे। और मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखने का मतलब क्या है कि कैपिटल बढ़ेगा
तो क्रेडिट में लिखेंगे, और कैपिटल घटेगा तो डेबिट में लिखेंगे। बस ये सिंपल सी बात अगर ध्यान में है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो पूछा है कि क्रेडिट में कौन सा लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे क्या? सिंपल सी बात है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज की वजह से पार्टनरों का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखेंगे? आहरण पर ब्याज को लिखेंगे? नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पूंजी को घटा देता है और इसलिए उसको कहां लिखते हैं? डेबिट में, तो इसको नहीं लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी ड्रॉइंग को लिखेंगे क्या? अरे ड्रॉइंग भी तो कैपिटल को घटाता है और इसलिए उसको भी कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी लॉस इन शेयर यानी हानि में हिस्सा, वो भी हमारे कैपिटल को घटाता है, इसलिए उसको भी कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो आपने देखा कि 3 आइटम ऐसे थे जो डेबिट में लिखने वाले थे, सिर्फ एक आइटम ऐसा था जो क्रेडिट में लिखने वाला था। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़े क्या? लाओ बात ना करो पीछे। 75 लाभ क्या लिखा है? लाभ बराबर हानि, लाभ हानि समायोजन खाता है ना, बराबर नहीं होगा, वहां मिस प्रिंटिंग हो गया है। लाभ हानि समायोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे सुनो 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 सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शब्द इस्तेमाल किया है। पहला बात की देखो देखो पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन है, तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि भाई प्रॉफिट लॉस की बात हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट होगा। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। समझ के बाद बोलो ना, जान लो, ठीक है। चलो तो बताओ कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 76 पर, पढ़े क्या? बोलो ना। और फिर से वही सवाल, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रिएटेड टू। बताओगे क्या कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड ध्यान में है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। कितने अकाउंट बनते हैं? सिर्फ एक अकाउंट। क्या नाम है उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है तो आइटम कोई भी दिया हो उसी में जाएगा। कॉमन सेंस। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग बना रहे हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही कोई अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आइटम कोई भी पूछे सब तो उसी में जाने वाला है नहीं। तो पूछा है आइटम की इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, माने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? कहां जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग है। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर मेथड बदल देता, फ्लक्चुएटिंग के जगह पर फिक्स पूछ देता, तो आंसर क्या देते बाबू? आंसर क्या देते? करंट अकाउंट। क्या आंसर देते? करंट अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का एडजस्टमेंट है और सारे एडजस्टमेंट कहां जाते हैं? करंट अकाउंट में जाते हैं। समझ के बाद बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक वर्ड पर मेहनत किया गया है, एक एक वर्ड को बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। फॉर्मेट को दिमाग में क्लियर रखना, बहुत सारे सवाल यूं ही बन जाएंगे। जो कंसेप्ट का कॉपी, जो थ्योरी का कॉपी आप लोगों से बनवाए हैं, उसका हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है, कभी भी काम करेगा। समझ के बाद चलिए बाबू, तो आंसर हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 76 था, है ना जी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों जाएगा? क्योंकि मेथड फ्लक्चुएटिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 पर, पढ़े फिर से वही पार्टनर्स हु हैव एडवांस लोन टू द फर्म रिसीव इंटरेस्ट। हाँ बाबू, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है। कोई बताएंगे कितना? अरे कोई पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट उसको कितना % मिलेगा? बोलो ना, 6%, 6% मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गया बात? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं तुम लोग को। कंफ्यूज क्या, क्लियर है ऑलरेडी। इसमें 6% ऑप्शन दिया है, 4% दिया है, 8% दिया है और 10% दिया है। 10% वाले ऑप्शन को हटा करके वहां पर अगर हम लिख देते एज पर एग्रीमेंट, तो आंसर क्या होता? क्यों एज पर एग्रीमेंट हो जाता? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है कि एग्रीमेंट बना है कि नहीं बना है। क्वेश्चन में जब क्लियरली बोला ही नहीं है कि एग्रीमेंट नहीं बना है, तो हम कैसे मान ले एग्रीमेंट नहीं बना है? अगर एज पर एग्रीमेंट ऑप्शन में दिया है तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। समझ के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लियरली बोला नहीं है ना क्वेश्चन में कि एग्रीमेंट बना है कि नहीं बना है, तो ऐसे कैसे मान ले नहीं बना है? क्योंकि ऑप्शन अगर दिया होता है एज पर एग्रीमेंट तो ऐसा मानते हैं, नहीं दिया है तो मान लेंगे कि भाई नहीं बना है एग्रीमेंट, तो 6% आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बातें हम क्या बताना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
78 पर। बस बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन 10-12 को बच गया है, जल्दी से खत्म करते हैं, आवाज नहीं करना है, बस ध्यान रहे। 78 कहता है पूंजी पर ब्याज को सामान्यतया मानना चाहिए, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज, क्या मानना चाहिए बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? लाभ का विनियोजन मानना चाहिए क्या, यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना चाहिए क्या? यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता ही है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्या उसको संपत्ति मानेंगे? अरे भाई अजीब हाल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संपत्ति कब से बन गया? ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंस मानेंगे? नहीं, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। एक्सपेंस शब्द का मतलब हो गया, जानते हो क्या? एक्सपेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखता है, उसको एक्सपेंस हम लोग बोलेंगे, समझ के बाद इसको एप्रोप्रिएशन बोला जाएगा। यस। ऑप्शन नंबर डी, इनकम। इनकम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, लाभ का विनियोजन यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और देख रहे हो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था ये। आप सबके पास किताब होगा, देखते रहिएगा। 2025 का ये किताब है, 2025 वाला नया किताब है, 2025-26 सेशन है ना, 2025-26 सेशन, हरियर हरियर किताब देख रहे हैं। हाँ। तो दूसरा किताब हो, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि दूसरा किताब से आप मैच करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन मिसमैच करे, हो सकता है सेम नंबरिंग में मैच ना करे क्वेश्चन, तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, इसलिए बताना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़े क्या बाबू? पीछे जवाब देना सभी लोग आंसर का। साझेदारी संलेख हो सकती है पार्टनरशिप डीड में भी। अरे पार्टनरशिप डीड को कैसे बना सकते हैं? रिटेन लिखित में, वर्बल मौखिक में, बोथ ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस? हाँ, ऑप्शन नंबर सी यानी मौखिक भी और लिखित भी दोनों। आंसर देखो क्या दिया है। अब सोच के देखिए कि सर आप तो बताए थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन के शब्दों को। सर आप तो बताए थे कि एग्रीमेंट ओरल भी बना सकते हैं और रिटन भी बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कहा है ना? फिर यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए क्यों दे रहा है बाबू? अभी अभी पकड़े हो सही, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा है, और पार्टनरशिप डीड का मतलब ही होता है रिटन एग्रीमेंट। नहीं बुझाया? अरे बोलो ना, देख रहे हो कैसे घुमाया जा रहा है? कौन था वो? देख रहे हो? विनोद, देख रहे हो विनोद कैसे शब्दों को बदल के गोल गोल घुमाया जा रहा है, अंग्रेजी बोल के। हाँ जी बाबू, पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा है, और डीड का मतलब ही होता है, डीड माने डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट तो रिटन में होता है। मैंने पढ़ाया भी था पार्टनरशिप डीड, पढ़ाए थे ना जी। डीड का माने डॉक्यूमेंट, अरे डॉक्यूमेंट तो रिटन में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर। अच्छा मजे की बात देखो बाबू, मजे की बात, ये एग्जाम 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन, कितने बच्चे गलती करके आए होंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल ना करने से सोचो कितनों का गलत हुआ होगा, है ना? यस, इस तरह के क्वेश्चन देने चाहिए, टफ नहीं है ये, थोड़ा सा लॉजिकल है, इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। अच्छा आया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर, हाँ बाबू, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 79, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिटेन। टिक कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कहता है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म? हाँ बाबू, पार्टनरशिप फर्म में यानी पार्टनरशिप बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो इनमें से क्या उसमें नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या पार्टनरशिप डीड नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, क्या पार्टनर्स कैपिटल नहीं होते हैं? क्या ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है? या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होता है? यानी कि तुम कह रहे हो कि पार्टनरशिप डीड भी नहीं होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होता है? इनमें से कोई नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं होता है।
आंसर मैच करो भाई, दिया है। इसका अर्थ कैसे निकालेंगे सोच के देखो, कितना मजेदार बात है। लिखा है कि क्या पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, क्या पार्टनर्स कैपिटल नहीं होता है, क्या ट्रेडिंग नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। अजीब है, इनमें से कोई नहीं होता है। मतलब तुम कहना चाहते हो जो तीनों दिया है ऑप्शन एबीसी में, तीनों में से कोई नहीं होता है। बोलो बोलो, एनालिसिस कैसे निकालोगे इसका विश्लेषण, कैसे अर्थ निकालोगे? इतना दिमाग कह रहा है, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। बाबू शुक्र मनाओ कि ऑप्शन दे रहा है। बिहार बोर्ड को हम भेजते हैं मेल कि ऑप्शन वाला खत्म करे क्वेश्चन। हर बार बच्चे यही कहते हैं सर हम लोग का हो जाने दीजिए। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, क्या करोगे नंबर लेके? सुनो बता रहे, नंबर लेके क्या करोगे? कुछ होने वाला नहीं है। नंबर लेके कुछ नहीं होने वाला है, 12वीं का नंबर। अब सुनो सुनो, तुम लोग को भी समझाना पड़ेगा। तुम लोग तो कॉमर्स 2.0 के स्टूडेंट हो, तुम लोग को भी समझाना पड़ेगा। 12वीं के नंबर लेकर के कुछ नहीं कर सकते हो बाबू। आपको सिर्फ 40 प्लस नंबर लाना है बस। समझ रहे हो बात क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अगर नंबर ही लेना चाहते हो तो नंबर लाओ कम से कम स्टेट टॉपर में, तब मार्क बनेगा। स्टेट टॉपर लिस्ट में नाम आना चाहिए तब बात बनेगा, नहीं तो डीसी टॉपर तक तो आ चुका है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं बनता है। कम से कम अब नंबर आना चाहिए आपका नाम स्टेट टॉपर में, तब काम बने कुछ। हाँ, अगर ये आपका उद्देश्य है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप कह रहे हो कि हाँ सर इस बार भर रहे, अगले बार से हट जाए, तो हम एग्री हो सकते हैं कि आपकी अच्छी सोच है। अदरवाइज नंबर का कुछ होने वाला है नहीं बाबू। 400 प्लस नंबर लेके आने वाले बच्चे फाउंडेशन में पढ़ रहे थे, देख लो उसमें 400 प्लस का योगा था, जानते हो? 40 नंबर लाना था फाउंडेशन में, सबकी लग गई थी। हाँ? ना मतलब हम सबका नहीं कह रहे हैं, मैंने इसमें से कई थे जिनका 400 प्लस नंबर था, लेकिन बाबू 40 नंबर लाना था सीएमए वाले बैच में। समझ गया बात? चलो चलो चलो, बहुत मजे कर लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, तो इसके बारे में बताया नहीं, इसके बारे में बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 80। हाँ, तो इसका एनालिसिस ऐसे निकलेगा, सुन लो, व्याख्या सुनो, व्याख्या सुनो, बात नहीं करो, व्याख्या सुनो। 80 नंबर क्वेश्चन, इसका एनालिसिस ऐसे निकालेंगे। पूछा है कि इनमें से कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड है इसलिए उसको टिक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल भी होता है इसलिए उसको भी टिक नहीं करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है इसलिए उसको भी टिक नहीं करेंगे, यानी तीनों में से कोई टिक नहीं करेंगे, तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जिसको टिक करना पड़ेगा। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्यों उसको टिक करना पड़ेगा? क्योंकि तीनों में से किसी को टिक कर नहीं सकते थे, तीनों में से किसी को टिक नहीं कर सकते थे, इसलिए चौथा करना पड़ेगा। फिर बात शुरू हो गया, बाबू शिवम जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 81 का कहता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ या हानि का अनुपात होगा। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ। जल्दी बताओगे कि बाबू अगर पार्टनर है दुगो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, एग्रीमेंट नहीं बना है, तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे ना। इक्वली का मतलब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, टिक कर लो। देख रहे हो, ये भी 2023 में पूछा था, अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बाबू? 81, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लो। 82 पे आ जाओ। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स, बताओगे? फिर से रिपीट नहीं कर रहा है क्वेश्चन। जब पार्टनरों का कैपिटल फिक्स हो तो ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल चेंजेज एवरी ईयर। नहीं बाबू, फिक्स में तो कैपिटल फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल रिमेन फिक्स एवरी ईयर।
क्या पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहता है? हाँ सर, आप भी यही पढ़ाए थे कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पूंजी का शेष नकारात्मक हो सकता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल का नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, कभी हो ही नहीं सकता है। और इसलिए मैंने कहा था कि फिक्स मेथड में कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा, और क्रेडिट का मतलब ऑलवेज प्लस होगा, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। देख रहे हो एनालिसिस कितने बेहतरीन ढंग से आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नहीं, कौन सा सही है बाबू? बोल नहीं रहे हो, कौन सा सही है? बी सही है। चलो 83, क्वेश्चन नंबर 83 पढ़े बाबू, 83 पढ़े। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है? Which of the following is added to the fluctuating capital? बताओगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो कैपिटल में जोड़ा जाता है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट में कौन सा दिखाते हैं? प्लस। जोड़ने का मतलब प्लस कौन सा होगा? प्रॉफिट प्लस होगा, यस सर। लॉस माइनस होता है, ड्रॉइंग माइनस होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब वो है ही तो इनमें से कोई नहीं, आंसर क्यों होगा? हाँ, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए अगर नहीं होता तो हम ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेते हैं। समझ में आया क्या बात? लेकिन प्रॉफिट एक ऐसा आइटम है जो कैपिटल में क्या होता है बाबू? प्लस होता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा माइनस नहीं प्लस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था 2023 में। 2023 वालों के तो बल्ले बल्ले है। अरे इसलिए तो कह रहे हैं कहा है सबका भाई, 2023 वाले बैच में 400 प्लस का तो लाइन लग गया था, हद ही हो गया था। अरे इसमें तो 12th का फोटो नहीं लगा, बगल वाले रूम में लगा है, देखना उसमें कईयों का 400 प्लस है। ऐसा क्वेश्चन आया था तो आएगा नहीं, कईयों का 400 प्लस है, बगल वाले रूम में फोटो लगा, जाके देख लेना। चलो बाबू चलो ध्यान दो, आगे बात नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़े। साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है, ड्रॉइंग बाय पार्टनर कैन बी। हम बाबू पार्टनर जो है वो कैश निकाल सकते हैं क्या बिजनेस से? यस सर। क्या वो लोग वस्तु निकाल सकते हैं पार्टनर? यस सर, कैश तो निकाल ही सकते हैं, वस्तु नहीं निकाल सकते हैं। अरे भाई समझो, हम मेरा किराना का दुकान है, मान लो किराना दुकान है, तो हम उसमें से जब जरूरत पड़ेगा अपने लिए पर्सनल यूज के लिए तो पैसा निकाल सकते हैं। कहाँ है? घर पे चीनी का जरूरत पड़ेगा तो 1 किलो चीनी खरीदने जाएंगे, तो दुकान से नहीं लेके जाएंगे, निकाल सकते हैं। मतलब कैश भी और काइंड भी, माने रुपया नगद भी और वस्तु भी, दोनों निकाल सकते हैं। समझ गए बात? इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 85, जब पूंजी स्थिर हो। अच्छा देख रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कितना सवाल पूछा है। जब पूंजी स्थिर हो तब खाता खोला जाता है, और क्रिकेट वाला खाता नहीं। जब पूंजी स्थिर हो तो खाता खोला जाता है, अभी खाता खुला है, वो वाला खाता नहीं। हाँ चलिए बताइए। जब कैपिटल फिक्स हो तो खाता खोला जाता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, यस सर। ऑप्शन नंबर बी करंट अकाउंट, यस सर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही खोला जाता है। जोर से बोला करो, थोड़ा सा लग रहा है खा पी के नहीं आए हो तुम लोग, नहीं आए हो। सवेरे इतना सवेरे कौन खाता है? हाँ रोजा का इफेक्ट दिख रहा है ना सब। भोजपुरी में एक वर्ड बोला जाता है, सब मेहरा गए। मेहरा गए हो क्या? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 पे आ जाओ। बोले 86 नंबर पढ़े बाबू। चलो 4 गो क्वेश्चन और बची है, जल्दी से खत्म करो। 86 बताओ। चालू खाता हो सकता है, करंट अकाउंट कैन बी, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है? ये सर मैंने पढ़ाया भी था करंट अकाउंट में कि बाबू करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट में भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट में भी ज्यादा हो सकता है, दोनों तरफ बराबर भी हो सकता है। पढ़ाए थे ना? देख रहे हो जितना वर्ड मैंने बोला था पढ़ाते समय, एक एक वर्ड से सवाल दिया हुआ है, एक एक वर्ड से। और मजे की बात ये सब एग्जाम में आया है, ये सब एग्जाम में आया है, समझ रहे हो पढ़ाई का लेवल कहाँ है। गलती से सही जगह तुम लोग आ गए हो। चलो तो ऑप्शन नंबर 86 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87 पर।
साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर आउट ऑफ, बताओगे बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट से कि कैपिटल से कि लॉस से कि इनमें से कोई नहीं? अरे सिंपल सी बात मैंने पढ़ाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा, पढ़ाए थे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बाबू खत्म हो रहा है, बस 3 क्वेश्चन बच गया है। 88 बता दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? रुको 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 जरा, थमो, अरे थमो जरा, थमो 1 मिनट। हाँ रुक जाओ, पीछे पीछे पीछे। हाँ तो सेकेंड नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ईमानदारी से रहना, ईमानदारी समझते हो, आंसर नहीं देखना है। उसमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज, बताओ क्या आंसर होगा? अभी क्या बोला था वो? अभी बोले ज्यादातर 50 हो सकते हैं। हाँ 14 के अनुसार। हाँ, ये हुआ ना बात, खुश कर दिया लड़का। हमको लगा खाली बतिया रहे हो, खुश कर दिया लड़का। समझ रहे हो बात? बात समझ में आ रहा है? और देखो 2023 में ये सवाल आके कितनों का गलत किया होगा। अगर आंसर में दिया है 50 तो गलत दिया है। बाबू ध्यान रहे, सुनिए सुनिए, सभी लोग सुनेंगे। कंपनीज एक्ट 2023 का सेक्शन 464 पढ़ाए थे। कंपनीज एक्ट 2013 का धारा 464 में बताया गया था कि मैक्सिमम नंबर 100 हो सकते हैं, लेकिन 2013 के बाद 2014 आया था जिसमें कंपनीज मिसलेनियस रूल बना था, जिसका रूल नंबर 10 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। तो दिए गए सवाल के अनुसार अगर जवाब दिया जाए, जो पूछा है कंपनी एक्ट 2013 के बारे में, इसके अनुसार अगर जवाब दिया जाए तो आंसर होगा 100। अगर आंसर में दिया है 50 तो गलत दिया है, क्योंकि उसका एनालिसिस आप लोगों को क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 89, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, क्या ये रिपीट नहीं कर रहा है क्या? साझेदार फर्म का कौन होता है? मालिक होता है। और कौन होता है? एजेंट होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मालिक और एजेंट दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल सभी लोग गौर करेंगे, बोले क्या? तो आज का लास्ट सवाल कहता है एक साझेदारी फर्म के 45 साझेदार हैं। क्या सवाल दिया है, मजा आया। एक साझेदारी फर्म के 45 साझेदार हैं। यह साझेदारी में 7 और साझेदार को प्रवेश देना चाहती है। जल्दी बताना बाबू। 45 को पहले से है और 7 को और जोड़ना चाहता है। कई को हो जाएगा टोटल? 52 को हो जाएगा। तो कहता है कंपनी अधिनियम 2023 के अनुसार केवल डैश डैश साझेदारों को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। कितने पार्टनरों को बाबू? अच्छा 2013 होगा, ठीक है। एक्चुअली जानते हो क्या है, सुनो बताते हैं। ये कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 को कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया है, उसके जगह पर भी हर जगह कंपनी एक्ट 2013 ही लिखा है। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? सुनो सुनो बता रहे हैं। हाँ जी, 2013 वाला ही हो जाता है। यस यस यस, वही मैं कह रहा हूँ। सुनो सुनो, जब एक्ट की बात की जाएगी, नियम सुनो ध्यान से बाबू पीछे, जब एक्ट की बात की जाएगी, अधिनियम की बात की जाएगी, तो हमेशा ही कंपनी एक्ट 2013 शब्द ही लिखा जाएगा। तो उसके अनुसार ही हम आंसर देंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 88 भी जो दिया था, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पूछा था, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 50 आंसर टिक कर सकते हैं। समझ गए बात? क्योंकि कहीं भी कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 इस्तेमाल ही नहीं किया है, हर जगह कंपनी एक्ट 2013 ही लिखा है। तो इसके अनुसार हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 88 का टिक कर सकते हैं। समझ गए बात? और जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 90 का, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा बाबू? कि 45 को पहले से है
और कितना पार्टनर को जोड़ सकते हैं? 5 को। क्या 7 को जोड़ना चाहता है? क्या पॉसिबल है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना जोड़ सकता है? और 5 को जोड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल का 90 क्वेश्चन सॉल्व करके आज का क्लास हम खत्म करते हैं। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।